ठीक है, तो एग्जाम में हो सकते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन्स। ठीक है, तो अपना प्रयास ये रहेगा, नो डाउट कोर्स अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन जितना पढ़े ढंग से पढ़े। ठीक है, क्योंकि कम अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, क्वालिटी वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कचरे से पढ़े हुए से फार बेटर हुआ करता है। फिर भी अपन ट्राई करते हैं। ठीक है, जहां तक अपन कर लेंगे टाइमली सिलेबस पूरा। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन आज से। लास्ट लास्ट टर्न पे आपने बोला था साहब कि एक कैटेगरी तो रहेगी अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, एक कैटेगरी रहेगी अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। लास्ट टर्न पे अपन ने ये बातें की कि साहब न्यूट्रिएंट्स की बात करें, एक कैटेगरी तो थी अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और दूसरी कैटेगरी थी अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ठीक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला नाम आपने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा नाम आपने बोला था फैट और तीसरा नाम आपने बोला था प्रोटीन। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स, मिनरल्स मिनरल्स और एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स। ये तीन चीज़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिस्कस करेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स और एलिमेंट्स। ठीक, इसके अलावा जो हमने बात की थी, इसके अलावा हमने दो लिक्विड्स की बात की थी। बिफोर इनटेक ऑफ फूड जनरली जो प्रेफर किया जाता है, जो कंज्यूम कर सकते हैं बिफोर इनटेक ऑफ फूड, ठीक, दैट इज अल्कोहल। एंड आफ्टर इनटेक ऑफ फूड हमने बात की थी वाटर की, आफ्टर इनटेक ऑफ फूड हमने की थी बात की थी वाटर की। एक थोड़ा सा दिमाग में रखना आप, अल्कोहल जब भी कंज्यूम किया जाता है तो बिफोर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, या विद इनटेक ऑफ फूड, आफ्टर इनटेक ऑफ फूड अल्कोहल इंजॉय करना ठीक नहीं माना जाता। ठीक, दो नए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला, आफ्टर इनटेक ऑफ फूड हमने की थी बात की थी वाटर। एक थोड़ा सा दिमाग में रखना आप, अल्कोहल जब भी कंज्यूम किया जाता है तो बिफोर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, या विद इनटेक ऑफ फूड, आफ्टर इनटेक ऑफ फूड अल्कोहल इंजॉय करना ठीक नहीं माना जाता। ठीक, दो नए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला, एक आपने बोल दिया था साहब मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर डाइट, एक आपने बोल दिया था मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर डाइट क्या होना चाहिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट 50 से 70%। ठीक, लेकिन आपने बोला था साहब प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तब आपने बोला था फैट। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि साहब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो आप बोलोगे साहब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, पी फॉर प्रोटीन्स और पी फॉर प्राइम इम्पोर्टेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपन प्रोटीन को ही मानेंगे ऑल ओवर, क्योंकि इसके फंक्शंस ही कुछ ऐसे जो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि साहब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, तो अपन ने बता दी थी दोनों से जो एनर्जी थी वो है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक, एक नया क्वेश्चन आता है 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी एनर्जी मिलती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि साहब प्रति ग्राम अल्कोहल से मिलने वाली ऊर्जा कितनी होती है, दैट इज 7 किलो कैलोरी, दैट इज 7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, अल्कोहल के बाद लोग जिस तरीके से नाचते हैं कूदते हैं। ठीक है, तो एनर्जी तो बेसिकली अल्कोहल देता ही है। ठीक, कितनी देता है वो अपने को याद करके जानिए। 1 ग्राम अल्कोहल से मिलने वाली ऊर्जा होती है 7 किलो कैलोरी। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जामिनर बोलता है खाने से पहले क्यों। ठीक है, बिफोर इनटेक ऑफ फूड क्यों, बिफोर इनटेक ऑफ फूड क्यों, तो उसका रीज़न हम बता चुके हैं, बिकॉज ये एब्जॉर्ब कहाँ हुआ करता है, स्टोमक में। स्टोमक में ये क्या इंक्रीज कर सकता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ठीक है, तो अगर आप बिफोर लिमिटेड अमाउंट में बिफोर इनटेक ऑफ फूड अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो और उसके बाद आप खाना खा लेते हो बेसिकली, ठीक है, तो जो आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड का जो इफेक्ट है एसिडिटी वाला, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं बिफोर इनटेक ऑफ फूड। ठीक साहब, तो आज के नए क्वेश्चंस में बेसिकली आपको दो तीन क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, 1 ग्राम अल्कोहल से मिलने वाली ऊर्जा, आज का एक नया क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिफोर इनटेक ऑफ फूड लिक्विड की बात करते हैं अल्कोहल, और आफ्टर इनटेक ऑफ फूड तो हमने पढ़ा था 60-40-20 रूल। तब हमने बात की थी लास्ट रन पे 60-40-20 रूल, 60-40-20 रूल पानी के लिए। ठीक,
60% होता है आपका टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, 40% होता है आपका ICF और 20% होता है ECF। ये सारी बातें हम लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं कि साहब अगर आपके टोटल बॉडी वेट की बात करें 60 जो प्रतिशत हिस्सा है वो है टोटल बॉडी वाटर, ठीक। अगर आपके बॉडी वेट की बात करें तो उसका 40% जो हिस्सा है वो आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और अगर आपके बॉडी वेट के 20% हिस्से की बात करें तो वो है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक। अब चलते हैं अपन आगे आज का सेशन। आज का सेशन बोलता है कि साहब आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपको दिया गया फैट, तीसरा आपको दिया गया प्रोटीन, और चौथा आपको दिया गया विटामिन्स, एलिमेंट्स एंड मिनरल्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। वो कह रहे साहब 4 ऑप्शन दिए गए और आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों क्वेश्चंस के आंसर इन 4 ऑप्शंस में ही है, ठीक। इस तरीके से लिमिटेड सब्जेक्ट से एग्जामिनर इतने सारे क्वेश्चन डिजाइन कर देता है बिकॉज वो टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करता है, ठीक है। वो कह रहे साहब 3 आपसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला आपसे पूछा गया कि साहब अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो आपको इन चारों में से उसका आंसर बताना है, ठीक। अगर आपसे पूछते हैं कि साहब अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग की, अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बिल्डिंग का सीधा सा मतलब होता है मसल मास फॉर्मेशन, मसल मास फॉर्मेशन। तब इन चारों में से आप किसका नाम लेना चाहोगे? एक आपसे पूछते हैं साहब प्रोटेक्टिव फूड, अगर क्वेश्चन आ जाता है, इफ इट इज द प्रोटेक्टिव फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तब अपना क्या आंसर होगा, ठीक। 4 ऑप्शन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस के आंसर इन 4 ऑप्शंस में से हमको निकालना, ठीक है। तो जैसे पहला बोला गया सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, किसको माना जाए? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, एलिमेंट्स, मिनरल्स, या फिर कोई और, किसको माना जाए? आप बताइए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो किसको माना जाए? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक साहब। तो लगभग हम सभी को मालूम है, अगर बात की जाए रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर बात की जाए रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, तब हमारे दिमाग में नाम आता है ग्लूकोज। अगर बात की जाए रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, तब हमारे दिमाग में नाम आता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। लेकिन इन केस ऑफ दैट आप ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हो, इन केस ऑफ दैट अगर आप ग्लूकोज इनटेक नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या होगा? फिर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन बनेगा? तब हम समझते हैं ग्लूकोज इनटेक कब नहीं कर पाते आप। जैसे सपोज आप फास्टिंग पे हो, स्टारवेशन पे हो, ठीक है, या कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है, या कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें आप ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हो, तब सोर्स ऑफ एनर्जी कौन बनता है? फैट बनता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स, तो अपन बोलते हैं साहब प्राइमरली तो होता है अपना ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ फास्टिंग, स्टारवेशन, डिजीज कंडीशन, जब हम ग्लूकोज इंटेक नहीं कर पा रहे किसी कंडीशन से, तब जो एनर्जी सोर्स बन के आता है दैट इज फैट, दैट इज फैट। तो आप एक तरह से ये मान लो कि जो आपका फैट हुआ करता है दैट इज संकट मोचन, दैट इज संकट मोचन। जब भी आप ग्लूकोज इंटेक नहीं कर पा रहे हो तब सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है फैट, और इसीलिए प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी भी फैट ही दिया करता है। तो इस तरीके से अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। दूसरा, दूसरा अगर बॉडी बिल्डिंग मसल मास फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सभी को पता है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग मसल मास की बात करें तब नाम आता है प्रोटीन्स का, तब नाम आता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स आंसर बनेंगे बॉडी बिल्डिंग मसल मास फॉर्मेशन का। अब एक आता है प्रोटेक्टिव फूड किसे बोलते हैं, तो कैसा प्रोटेक्टिव का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे, ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे, उस फूड की कैटेगरी में किसको रखा जाए? तब हम नाम लेना पसंद करेंगे, तब हम नाम लेना पसंद करेंगे विटामिन्स, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स।
तो 4 ऑप्शन से आपको 2-3 क्वेश्चन उसने जनरेट किया, कौन सा आपके एग्जाम में दिखेगा उसी हिसाब से आप टैकल कर लेना वहाँ पर। सोर्स की बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट रेगुलर सोर्स है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम फैट की फॉर्म में सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। तो आंसर कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर बोथ, इनमें से आपको कुछ एक दिखाई देगा। बॉडी बिल्डिंग मसल मास की बात होती है तब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। बात अगर प्रोटेक्टिव फूड आ जाए तो उसको जोड़ लेना इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी से जोड़ोगे तो नाम आएंगे विटामिन, मिनरल्स और कुछ एलिमेंट्स। तो कह रहे साहब प्रोटेक्टिव फूड की बात करोगे आप, प्रोटेक्टिव फूड की बात करोगे तो पहला इंपॉर्टेंट नाम तो विटामिन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम मिनरल्स और तीसरा कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब विच अमंग द फॉलोइंग विच इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, अमंग द फॉलोइंग विच इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये क्वेश्चन हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन है, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लें। तो क्या साहब एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेज हुआ करते हैं जो बेसिकली इनहिबिट करते हैं फ्री रेडिकल एनर्जीज को, फ्री रेडिकल एनर्जीज को, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लें। तो क्या साहब एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेज हुआ करते हैं जो बेसिकली इनहिबिट करते हैं फ्री रेडिकल एनर्जीज को, फ्री रेडिकल एनर्जीज को, फ्री रेडिकल्स जो बेसिकली बॉडी में डैमेज कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स डैमेज। तो कह साहब एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस हुआ करता है जो बॉडी में हर दिन होने वाली फ्री रेडिकल जो इंजरीज हुआ करती है, डैमेज हुआ करती है, उनको कम करता है या उनको इनहिबिट करता है, ठीक है। उस सब्सटेंस को अपन बोलते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्री रेडिकल डैमेज बोल सकते हो, फ्री रेडिकल इंजरीज बोल सकते हो, फ्री रेडिकल इंजरीज बोल सकते हो, फ्री रेडिकल इंजरीज, ठीक। तो इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लो, ठीक है। टाइम के साथ आपके एज का बढ़ना, टाइम के साथ आपके एज का बढ़ना या बॉडी में डिजनरेसी आना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो रोल है वो फ्री रेडिकल्स डैमेज के कारण ही हो रहा है बेसिकली। तो जो एजिंग प्रोसेस है, जो डिजनरेशन प्रोसेस है, वो फ्री रेडिकल इंजरीज के कारण ही हो रहा है, ठीक। तो इस इंजरीज को आप जितना इनिबिट करके रख सकते हो उतना बेसिकली एजिंग के इफेक्ट आपको कम दिखेंगे समय से पहले। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स में आपको याद रखने हैं 3 तो हैं विटामिन, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट में 3 तो हैं विटामिन और 2 हैं एलिमेंट्स, ठीक है। 3 तो है विटामिन, 2 है एलिमेंट। ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट में। 3 विटामिन में कौन कौन से हैं? 3 विटामिन में आपको बोलना है साहब, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ई। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के क्वेश्चन में 3 तो विटामिन दिमाग में रख के जाना, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक। बोला भी है, ठीक है। हमारे बुजुर्ग बोला करते थे कि अगर आप गाजर का सेवन करते हो तो ये आपकी आंखों के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, मतलब आपको चश्मा लेट चढ़ेगा, आप बूढ़े लेट हो, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे बोलते साहब। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला कि अगर आप एक आंवला एक दिन का भी खा लेते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, बिकॉज एजिंग इफेक्ट आपको समय से पहले नहीं आएंगे, ठीक। ऐसे बोलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के सोर्सेज हुआ करते हैं फैट, विटामिन ई के सोर्सेज होते हैं फैट, फैटी फूड, फैटी फूड, ठीक। ये हम आगे पढ़ लेंगे। 2 है एलिमेंट अपने, 2 एलिमेंट जिसके नाम आपको याद करके जाने हैं। पहला एलिमेंट आप इन दिनों सुन रहे होंगे कोरोना में न्यूट्रिएंट की फॉर्म में जो दिया जा रहा है, उसमें 2-3 नाम फिक्स है, ठीक है। एक दिया जा रहा है विटामिन सी, एक दिया जा रहा है जिंक, एक दिया जा रहा है कैल्शियम और विटामिन D3, ठीक है। ये अगर आप सुन रहे हो तो इस वक्त कोविड चल रहा है, कोविड-19 में अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करोगे, न्यूट्रिएंट्स की,
ठीक है, तो जो आपके आसपास चल रहा है वहीं से ही सीख लो ना आप। ठीक, वो कह रहा है कि अगर आप बात करोगे कोविड की न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, तो प्रैक्टिशनर लिख रहे हैं जिंक, प्रैक्टिशनर लिख रहे हैं आपका विटामिन सी, विटामिन सी, और प्रैक्टिशनर लिख रहे हैं कैल्शियम और डी3, कैल्शियम और डी3। ठीक, तो कैल्शियम और जो डी3 लिखा जा रहा है वो तो बेसिकली वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है, वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो जिंक और विटामिन सी लिखा जा रहा है वो है एंटीऑक्सीडेंट नेचर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए बेसिकली जिंक और विटामिन सी खिलाया जा रहा है। कोई बात नहीं, अपने को तो एग्जाम में इतना पूछा जाता है कि साहब एंटीऑक्सीडेंट्स में, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके दिमाग में कौन कौन से नाम आते हैं, तो आपके दिमाग में 5 नाम होने चाहिए। ठीक है, टोटल 5 नाम होने चाहिए। 5 में से 3 तो है आपके विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन, और अगर एलिमेंट्स की बात करें तो 2 है एलिमेंट, एक का नाम है जिंक, एक का नाम है जिंक और दूसरे का नाम है सेलेनियम, और दूसरे का नाम है सेलेनियम। एक क्वेश्चन आप ये जरूर से तैयार करके जाइएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पांचों में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन रिलेटेड विद विटामिन है तो विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन ई। क्वेश्चन अगर एलिमेंट्स से रिलेटेड है तो 2 एलिमेंट्स पे अपने दिमाग में नाम रखना, एक है आपका जिंक जो कि कोविड में भी खिलाया जा रहा है, एक आपका सेलेनियम। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली रिलेटेड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो क्वेश्चन आया करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आएगी आरडीए। ठीक है, एक टर्म बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाली है आगे, आरडीए। ठीक है, तो इसके बारे में दो तीन पॉइंट अपने को पता होने चाहिए हल्के से। एक तो इस आरडीए का मतलब क्या होता है, तो आप बोलना पसंद करते हो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। ठीक, कुछ जगह डेली भी लिखा हुआ है लेकिन ज़्यादा सही डाइटरी को ही माना जाता है। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं जैसे प्रोटीन। प्रोटीन्स के लिए लिखा जाता है कि सब कितना प्रोटीन खाना चाहिए अमूमन एक इंसान को एवरेज है रोज का, तब अपन बोलते हैं 1 ग्राम पर केजी पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे। ये है आरडीए का उदाहरण। आरडीए का मतलब होता क्या है बेसिकली, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस कितना है, किस एज ग्रुप में कितना, लेकिन ज़्यादा सही डाइटरी को ही माना जाता है। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं जैसे प्रोटीन। प्रोटीन्स के लिए लिखा जाता है कि सब कितना प्रोटीन खाना चाहिए अमूमन एक इंसान को एवरेज है रोज का, तब अपन बोलते हैं 1 ग्राम पर केजी पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे। ये है आरडीए का उदाहरण। आरडीए का मतलब होता क्या है, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस कितना है, किस एज ग्रुप में कितना है। जैसे एग्जांपल लिया प्रोटीन्स का 1 ग्राम पर केजी पर डे। ये कह रहा है कि साहब अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है तो उससे 70 ग्राम पर डे का प्रोटीन खा लेना चाहिए, उसे 70 ग्राम पर डे का प्रोटीन खा लेना चाहिए। ठीक, ये तो रहा एग्जाम्पल। आरडीए शब्द से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है कि आरडीए जो जनरेट किया गया है उसका सोर्स क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इसका सोर्स है स्टैटिस्टिक्स। आरडीए जो बनाया जाता है, आरडीए जो कंसेप्ट आया है, आरडीए कंसेप्ट बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से आया है। अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अपने से सिर्फ ये पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा आरडीए इज कैलकुलेटेड बाय विच फार्मूला। तो आपको बोल के आना है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैटिस्टिक्स का सोर्स है, आरडीए का सोर्स कहाँ से आया आरडीए से। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा क्या मतलब होता है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, क्या मतलब होता है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बोल रहा साहब कि एक ऐसी वैल्यू बेसिकली विच सेटिस्फाइज डाइटरी नीड्स of at least 97%, 5% of population, 90%, 5% of population। ठीक है,
मतलब जिस देश की इकोनॉमी या जिस देश की जियोग्राफी या जिस देश का हेल्थ स्टेटस जैसा होता है वैसा ही आरडीए डिसाइड किया जाता है। अपने से सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आया कहाँ से? स्टैटिस्टिक्स से आया बेसिकली। तो डीप स्टैटिस्टिक्स जब आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको शब्दों के मतलब समझ में आने लगेगी। तो आपको बोलना है मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आया। दूसरा, मतलब क्या होता है इसका। कुल मिला के अगर आपकी कंट्री में 100 लोग हैं तो कम से कम 98 लोगों को तो वो डाइटरी नीड पूरी हो एटलीस्ट। ठीक है, उस वैल्यू को अपन बोलते हैं आरडी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साहब क्या बच्चों को उतना ही खिलाया जाता है इतना अडोलसेंट को? नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अडोलसेंट को उतना ही खिलाया जाता है इतना एडल्ट को? नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ओल्ड एज को उतना ही खिलाया जाता है इतना एडल्ट को? नहीं, वापस थोड़ा सा अपन कम कर देते हैं। कुल मिला के आरडीए चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू एज। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो फीमेल्स को खिलाए जाते हैं कम, मतलब फीमेल्स को रिकमेंडेड है कम, मेल्स को रिकमेंडेड है ज़्यादा। ठीक, तो आरडीए सेक्स पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, आरडीए इस पे भी डिपेंड करता है कि हेल्थ कंडीशन कैसी है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है कि फिर कोई डिजीज कंडीशन है, आरडीए उस पर भी बेसिकली डिपेंड करता है। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को अपन ग्लूकोज रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। कोई बात नहीं, 100 बातों की एक बात, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा आरडीए इज ए कांस्टेंट टर्म की वेरिएबल। तो आपको सिर्फ बोल के आना है इट इज़ वेरिएबल। चेंज तो हो सकती है, इट इज़ वेरिएबल। ठीक, तो 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना जो हमसे वहाँ पूछे जा सकते हैं। पहला, आरडीए का सोर्स क्या है? तो आप बोलना स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, एक कॉमन सा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जो हम जनरली यूज़ किया करते हैं, मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि साहब अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 98 97.5% पॉपुलेशन तो कम से कम कवर हो जाए उस डिमार्केशन से। तीसरा, आपसे ये पूछेंगे कांस्टेंट वैल्यू है कि वेरिएबल, तो वो हम समझते हैं एज के साथ, सेक्स के साथ, या फिर हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम बात करें तो आरडी का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो 3 पॉइंट थोड़े से अपने दिमाग में रख के जाना, इससे ज़्यादा डीप वो आपसे नहीं पूछेगा आरडीए के बारे में। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है एनर्जी को लेके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से एनर्जी को लेके। इस पे भी एक क्वेश्चन जनरली बन जाता है एनर्जी को लेके। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो। इंडियन रेफरेंस मैन और एक होता है इंडियन रेफरेंस वुमेन। एक ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सिंपल देखे जाते हैं। वो कह रहा है इतना तो हम समझते ही हैं कि साहब अमेरिकन की हाइट्स उतनी है जितनी इंडियंस की? नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, अगर चाइनीज़ और जापानीज़ की बात करें तो चाइनीज़ और जापानीज़ की हाइट उतनी है जितनी इंडियंस की? नहीं, थोड़ी सी कम है। मतलब हर देश की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला बेसिकली कोई ना कोई बॉडी सेटअप तो है। ठीक है, हमें और कंट्रीज़ के बारे में नहीं जानना है, हमें अपनी कंट्री का तो पता होना चाहिए कि साहब इंडियन रेफरेंस मैन और इंडियन रेफरेंस वुमेन के स्टैंडर्ड से डेटा थोड़े से क्या है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा पीडियाट्रिक ओपीडी में तो आप हर बच्चे का वजन लेना पसंद करते हो पीडियाट्रिक ओपीडी में। बट अगर आप एडल्ट ओपीडी में बात करें तो एडल्ट ओपीडी में जनरली वेट नहीं लिया जाता है। मतलब आप मान के चलते हो कि हाँ इसका वेट इतना होगा। ठीक, मतलब आपको आइडिया है कि इंडिया में जनरली मेल फीमेल एडल्ट की बात करें तो इनका वेट इतना होता होगा। इस पे अपने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन रेफरेंस मैन, इंडियन रेफरेंस वुमेन। क्वेश्चन सिंपल आएंगे, गिनती के 4 पॉइंट अपने को समझने। पहला पहला वो आपसे पूछेगा एज। पहला वो आपसे को पूछेगा एज। इंडियन रेफरेंस मैन, इंडियन रेफरेंस वुमेन, किस एज ग्रुप को कंसीडर किया जाता है। दूसरा वो आपसे पूछेगा वेट। तीसरा वो पूछेगा आपसे हाइट। वेट और हाइट। ठीक है, पर इतना लगभग आप सभी लोग समझते हो। अगर आपके पास किसी व्यक्ति का वेट है, अगर आपके पास किसी व्यक्ति का हाइट है, तो आप एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन कर सकते हो। उस इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन का नाम हुआ करता है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। फॉर्मूला भी काफ़ी लोगों को आता ही होगा। फॉर्मूला बोलता है कि साहब ऊपर रखा जाता है वेट,
किलोग्राम्स में। नीचे रखा जाता है हाइट का स्क्वायर, लेकिन हाइट होनी चाहिए मीटर में, हाइट होनी चाहिए मीटर में। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे जो हाइट लिखी जाती है वो मीटर्स में होती है, इस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके चलना, गलती हो जाती है एग्जाम। तो कह रहा है साहब कंसेप्ट को समझना बहुत इजी है। हर कंट्री की इकोलॉजी, हर कंट्री की इकोनॉमी, हर कंट्री का ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से बेसिकली हर कंडीशन की मेल और फीमेल पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग अलग है। और हमको सिर्फ अपनी कंट्री के डेटा पते दोनों के लिए कॉमन है। 18 से 29 साल का जो एज ग्रुप है, 18 से 29 साल का जो एज ग्रुप है उसे बेसिकली कंसिडर किया जाता है इंडियन रेफरेंस मैन या इंडियन रेफरेंस वुमेन के करस्पॉन्डिंगली। यही एज ग्रुप क्यों चुना, तो ये हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यही एज ग्रुप बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए प्रोडक्टिव है। ठीक है, प्रोडक्टिव का मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है मैक्सिमली, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम, इसलिए इस एज ग्रुप को माना जाता है फिजिकली और मेंटली एक्टिव ग्रुप। ठीक, तो अपने से क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछी जाएगी व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर इंडियन रेफरेंस मैन या फिर इंडियन रेफरेंस वुमेन। दोनों के लिए आंसर सेम है। 18 से 29 साल की जो रेंज होती है उसमें मैन इंडियन या वुमेन इंडियन, इसको बोलते हैं इंडियन रेफरेंस मैन एंड वुमेन। वेट की बात करें तो जायज़ सी बात है, मैन का वेट ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, वुमेन का वेट कम कंसिडर किया जाता है, लेकिन कितना, तो आपको बोल के आना है साहब। इंडियन रेफरेंस मैन की बात करोगे तब अपन बोलते हैं 60 केजी। यही बात हम कर रहे हैं कि पीडियाट्रिक ओपीडी में तो आप हर बच्चे का वजन लेके फिर दवाई लिखते हो, लेकिन एडल्ट अगर कोई आता है तो जनरली आप उसका वेट नहीं लेते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ वेट तो है ना, वही एग्जामिनर पूछता है अपने से। इंडियन रेफरेंस मैन का वेट कितना होता है, 60 किलोग्राम। ठीक है, इंडियन रेफरेंस वुमेन का वेट कितना होता है, तो वो होता है 55 किलोग्राम। वो होता है 55 किलोग्राम। पहले 50 किलोग्राम था इंडियन रेफरेंस वुमेन का, अब 55 किलोग्राम कर दिया है, तो इसमें गलती ना कर दीजिएगा आप। पहले 50 था, अब कर दिया गया है 55 किलोग्राम। ठीक, हाइट की बात करें तो जायज़ सी बात है, जनरली मेल्स की कंसिडर हाइट अपन कंसिडर करते हैं ज़्यादा और फीमेल्स की हाइट अपन कंसिडर करते हैं कम। ठीक है, बट कितनी, तब आप बोलोगे कि 1.7 मीटर्स, 1.7 मीटर्स तो है मेल के लिए और 1.6 मीटर्स है फीमेल के लिए। 1.7 मीटर्स है मेल के लिए और 1.6 मीटर्स है फीमेल के लिए। एग्जैक्टली बात करोगे, अगर कोई एग्जैक्टली याद रखना चाहे तो रख लेना, ये है 1.73 मीटर्स और ये है 1.7 और 1.6, ये है आपका 1.6 मीटर, 1.61 मीटर्स, 1.61 मीटर्स। तो एग्जैक्ट वैल्यू कोई याद रखे तो ठीक, ना रखे तो ठीक, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 4 ऑप्शन में से एक छांटना पड़ता है, तो आप कंसिडर कर लेना। तो इस तरीके से आपने बोला कि फ्रेंड्स बच के रहना, बीएमआई में गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, बीएमआई में गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। बीएमआई ज़्यादा होता है फीमेल का और कम होता है मेल का। एक तो बीएमआई में गलती नहीं करनी है अपने को, बीएमआई इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक, अब वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि आप वेट और हाइट को कैलकुलेट करके बेसिकली वहाँ कैलकुलेट करो, हो सकता है अपने से गलती हो जाए, तो आप घर से ही याद करके चले जाना बीएमआई इंडियन रेफरेंस मैन और वुमेन का, वहाँ टाइम की बचत हो जाएगी थोड़ी सी। तो मेल के रेस्पेक्टिवली अपन लिखना पसंद करते हैं 20 और फीमेल्स की रिस्पेक्टिवली जो वैल्यू आती है वो होती है 21। मेल की होता है 20 और फीमेल का आता है 21। तो ये गिनती के 4 पॉइंट है जो आपको इंडियन रेफरेंस मैन और इंडियन रेफरेंस वुमेन के एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। एज ग्रुप क्या है वो बताना होता है 18 से 29, वेट क्या है वो बताना होता है, मेल का ज़्यादा 60 फीमेल का कम 55, हाइट क्या है ये बताना होता है, मेल की ज़्यादा 1.63 मीटर्स फीमेल की कम 1.61 मीटर्स। फिर होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो अपने को घर से ही रन करके जाना है ताकि वहाँ अपना टाइम लग जाए कम। एक तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी इंडियन रेफरेंस मैन और वुमेन की। ये स्लाइड हमने इसलिए डिस्कस, बीएमआई का जो फॉर्मूला है इसको जो नाम दिया जाता है दैट इज क्विटलेट इंडेक्स, दैट इज क्विटलेट इंडेक्स। ये किसी ने डाला है पॉन्डल इंडेक्स। ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है ऊपर वेट किलोग्राम्स में, नीचे हाइट मीटर्स में और उसका स्क्वायर करना बेसिकली, इसको अपन नाम देते हैं क्विटलेट इंडेक्स, क्विटलेट इंडेक्स। ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो।
बाकी जो पॉन्डरल इंडेक्स है, ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज़ है वो बीएमआई निकालने के बहुत बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो ये लिखा गया है वेट हाइट, वेट किलोग्राम से और नीचे हाइट का स्क्वायर मीटर्स में, इसको बोला जाता है क्विटलेट इंडेक्स। ठीक है, पॉन्डरल इंडेक्स इसको नहीं बोला जाता। बीएमआई निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हुआ करते हैं, वो आप पीडियाट्रिक्स में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड बात करती है एनर्जी की। नेक्स्ट स्लाइड बात करती है आपकी एनर्जी की। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है एनर्जी वाले पे। क्वेश्चन कैसे आएगा बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि साहब आपसे पूछा जाएगा किसको एक दिन की कितनी किलो कैलोरी चाहिए होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर डे मिलने वाली ऊर्जा किलो कैलोरीज में पूछी जाएगी अपने से। एक होगा आपका इंडियन रेफरेंस मैन, एक होगा आपका इंडियन रेफरेंस वुमेन, एक होगा आपका इंडियन रेफरेंस मैन, एक होगा आपका इंडियन रेफरेंस वुमेन। ये स्लाइड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वो करें आपसे एनर्जीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उसमें क्वेश्चन में देख लेना है कि जो उसकी वर्क हैबिट है वो कैसी है। बेसिकली वर्क हैबिट तो अपन तीन शब्द समझ लेते हैं। एक शब्द तो हुआ करता है सीडेंट्री, एक शब्द तो हुआ करता है सीडेंट्री, एक हुआ करता है मॉडरेट, और एक हुआ करता है हैवी। वर्क हैबिट्स, वर्क हैबिट्स। पहले तो आप इन तीन शब्दों का मतलब समझ लीजिए। पहला है आपका सीडेंट्री, दूसरा है आपका मॉडरेट, तीसरा है आपका हैवी। वो कह रहा साहब जो आदमी सीडेंट्री का मतलब जो जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हुआ करती है बेसिकली, उससे अपन बोलते हैं सीडेंट्री। ठीक। मॉडरेट की अगर हम बात करें, मॉडरेट मतलब ठीक है कि वो सब फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है। मॉडरेट का मतलब जिसने डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, इन तीनों को बैलेंस किया हुआ है, इन तीनों को बैलेंस किया हुआ है, दैट इज मॉडरेट वर्क एक्टिविटी। ठीक। हैवी का मतलब आप कह सकते हो, हैवी का मतलब आप कह सकते हो जैसे रिक्शे वाले होते हैं। ठीक है, रिक्शे वाले, लेबर क्लास, ये जो लोग हुआ करते हैं ये आते हैं हैवी वर्क वाली कैटेगरी में। सीडेंट्री की बात करें तो जो बिजनेस क्लास है, कोई बात नहीं, तो तीन अपने पास वर्क हैबिट होती है, सीडेंट्री वर्क हैबिट, मॉडरेट वर्क हैबिट, हैवी वर्क हैबिट। इसके छोटे से अपने एग्जांपल ऐसे समझ लिए। सीडेंट्री का मतलब हुआ करता है कि जिसका डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज ये तीनों बैलेंस नहीं है। डाइट पैटर्न उसका इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, रेस्ट कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है। इस तरह की लाइफ स्टाइल को अपन बोलते हैं सीडेंट्री लाइफ हैबिट। मॉडरेट का मतलब होता है डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट ये तीनों बैलेंस वे में चल रहे हैं, तो इसे बोला जाता है मॉडरेट वर्क हैबिट। हैवी वर्क हैबिट का मतलब होता है कि काम वो कर रहा है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कैलोरीज और न्यूट्रिएंट ले रहा है बहुत कम। ठीक, तो जैसे लेबर क्लास का एग्जांपल आप चाहो तो दिमाग में रख सकते हो हैवी वर्क हैबिट में। अपने से पूछेंगे एनर्जीज, किसको कितनी एनर्जी। तो दो चीज़ें दिमाग में रखना। ठीक। एक तो हर लेवल पे, हर लेवल पे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी, मेल को कि फीमेल। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सोच के बताओ। हर लेवल पे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी, मेल को कि फीमेल। हर लेवल पे, हर लेवल पे एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी अपन समझते हैं। ठीक। एक चीज़ तो अपन ये दिमाग में रखेंगे, हर लेवल पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी मेल को और कम एनर्जी चाहिए होगी फीमेल को, ताकि चार ऑप्शंस में से अपने को सेलेक्ट करने में कन्फ्यूजन्स कम होंगे। तो ज़्यादा एनर्जी मेल को चाहिए होगी और कम एनर्जी फीमेल को चाहिए होगी। दूसरा, तीसरा, तीसरा जैसे जैसे आप सीडेंट्री से मॉडरेट की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप सीडेंट्री से मॉडरेट की तरफ जाओगे, एनर्जी जो वैल्यूज़ हैं, किलो कैलोरीज, वो बढ़ती जाएंगी, वो बढ़ती जाएंगी। तो इससे अपने को दो जो चार ऑप्शंस होंगे उनसे सेलेक्ट करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम रहेगा। दो बातें दिमाग में रखनी है, हर लेवल पे मेल को ज़्यादा चाहिए होगा, फीमेल को कम चाहिए होगा। सीडेंट्री से ज़्यादा चाहिए होगा मॉडरेट को, और मॉडरेट से ज़्यादा चाहिए होगा हैवी वर्क वाले को, कैलोरीज। ठीक। क्या है वैल्यूज़, क्या है वैल्यूज़, तो आप सिर्फ इतना दिमाग में रखना। ठीक है, अब आपको सिर्फ 6 नंबर दिमाग में रखने हैं। कितने नंबर, 6 नंबर। ठीक। क्वेश्चन तो वैसे 10, 20, 50 भी बना सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग में रखना 6 नंबर। बोले साहब यहाँ याद किया आपने 23,
यहाँ आपने याद किया 23, यहाँ 27 और यहाँ 35, यहाँ आपने याद किया 19, यहाँ 22 और यहाँ 29। बस ये 6 नंबर जो दिमाग में रख सकता है उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक, मेल के रेस्पेक्टिव भी आपने बोला 23, 27 और 35, फीमेल के रेस्पेक्टिव भी आपने बोला 19, 22 और 29। इससे आप वहाँ रिकॉल कर जाओगे। कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ। एक तो हर लेवल पे मेल की है ज़्यादा, फीमेल की है कम, मेल की है ज़्यादा, फीमेल की है कम, मेल की है ज़्यादा, फीमेल की है कम। ठीक, जैसे जैसे आप सेडेंट्री से हैवी की तरफ जा रहे हो वैल्यूज बढ़ रही है। 6 नंबर आप दिमाग में रख लेना, इतना काफ़ी है अपने लिए क्वेश्चंस को क्रैक करने का। ठीक, वो कह रहा है बस बात इतनी सी है कि 23 किलो कैलोरी, 27 किलो कैलोरी, 35 किलो कैलोरी, ये तो बच्चे के हिसाब से भी बहुत कम है। तो मतलब ये वैल्यूज़ बेसिकली 23, 27 और 35 तो नहीं रहेंगी। तो ठीक है, बात सही है। एक्चुअली ये है 2300, ये है 2700, ये है 3500, ये है 1900, ये है 2200 और ये है 2900। ठीक, और उससे भी अच्छी बात, उससे भी अच्छी बात, इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 2320। इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2700, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2730 और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3490। इसकी है 2230 और इसकी है 2850। तो इतने सारे नंबर याद रख के एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन्स के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं 6 नंबर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है 23, 27, 35, 19, 22 और 29। बाकी तो आप क्वेश्चन देख के समझ ही जाओगे कौन सा आपको ऑप्शन टिक करना है। तो जो इसकी रियल वैल्यूज़ जो आपको बुक्स में मिलेंगी उन रियल वैल्यूज़ को आप मत रखना, उससे क्वेश्चन कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। आपसे पूछा गया साहब, एक हैवी वर्कर फीमेल है, तो उसे पर डे का, उसे कितना किलो कैलोरी चाहिए पर डे। ठीक है, और कितना उसे चाहिए प्रोटीन्स पर डे, कितना उसे चाहिए प्रोटीन पर डे का। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा आया। एक हैवी वर्कर है, फीमेल हैवी वर्कर है, उसे पर डे का कितना कैलोरी चाहिए होगा। ठीक है, और कितना प्रोटीन चाहिए होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 2320, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया 3490, एक आपको ऑप्शन दिया गया साहब 1900, एक ऑप्शन आपको दिया गया 2850। अब एक बार ज़रा सोच के देखो, अगर आप सारे नंबर उसी तरह याद करोगे जो रियल वैल्यूज़ हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होना वाजिब है। इससे बढ़िया तो अपने दिमाग में 6 नंबर ले आना, काम हो जाएगा। वो कह रहा है कि साहब जिस बच्चे ने ऐसी तैयारी की हुई थी कि यार मैं तो ये पढ़ के आया हूँ, ये है 23, ये है 35, ये है 19 और ये है 29, उसका तो भला होना डैम श्योर। ठीक, उसको तो एग्ज़ाम में 1% भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वो तो 2 मिनट में समझ जाएगा कि जो 2320 लिखा गया है वो लिखा गया है बेसिकली सीडेंट्री मेल के लिए। जो आपने 35 लिखा है वो लिखा है आपने हैवी मेल के लिए। जो आपने 1900 लिखा है वो है बेसिकली सीडेंट्री फीमेल। अपने आप ही आपका आंसर आपके दिमाग में आ जाए। ठीक, एनर्जी का कोई क्वेश्चन आता है तो दिमाग में सिर्फ 6 नंबर रख लेना। उस 6 नंबर से आप 4 ऑप्शन देख के आराम से रिकॉल कर जाओगे कि इस आंसर का एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। तो सीडेंट्री का मतलब 2300, मॉडरेट का मतलब 2700, हैवी का मतलब 3500, मेल की बात हो रही है। फीमेल के रेस्पेक्टिवली सीडेंट्री का मतलब 1900, मॉडरेट का मतलब 2200 और हैवी का मतलब 2900। ठीक, एक्चुअल वैल्यूज वहाँ दी जाएंगी, ये तो कंफर्म है। छांटना कैसे है ये अपने थोड़ा सा क्लियर कर लिया। एक रह गया प्रोटीन का इशू, एक रह गया प्रोटीन का इशू। प्रोटीन का क्या करें, एक रह गया प्रोटीन का इशू। प्रोटीन में तो कभी दिक्कत है ही नहीं। प्रोटीन में तो कह रहा है यार, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला इंडियन रेफरेंस मैन और इंडियन रेफरेंस वुमेन, तो प्रोटीन में कोई दिक्कत कभी रहेगी नहीं। वो कह रहा है साहब मैन का वेट आपने अज्यूम कर रखा है 60 kg,
और वुमेन का वेट आपने अज्यूम कर रखा है 55 के, तो प्रोटीन हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है और आपसे पूछा जाता है कि साहब एक ऑन एन एवरेज एक एडल्ट मेल को कितना प्रोटीन खा लेना चाहिए पर डे का, तो आपको बोल देना है साहब 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए मेल को और 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए फीमेल को। 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए फीमेल को। तो कैलोरीज का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बता दिया 6 नंबर से आपको करेक्ट करना है। प्रोटीन का क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रोटीन में अपन मान के चलते हैं, अंडरस्टूड है, जब तक कुछ डिफाइन नहीं किया गया है किसी भी लेवल पे प्रोटीन मेल के लिए रहेगा 60 ग्राम पर डे प्रोटीन, और किसी भी लेवल पे फीमेल के लिए प्रोटीन रहेगा 55 ग्राम पर डे। क्योंकि अभी आप पिछली स्लाइड में इनका वेट डिफाइन कर चुके हो। इंडियन रेफरेंस मैन का वेट 60 केजी, तो 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 60 ग्राम पर डे। और इंडियन रेफरेंस वुमेन की बात करोगे तो 55 केजी वेट है, तो 55 ग्राम पर डे चाहिए होता है प्रोटीन। तो कैलोरीज और प्रोटीन का कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें, क्वेश्चन की भाषा बदलते ही गड़बड़ होगी। तो ऐसा वही क्वेश्चन जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हैवी वर्कर वही फीमेल, ठीक है, पर ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में उसने लिख दिया आपकी बार कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट, नाउ शी इज प्रेग्नेंट, तो किलो कैलोरी पर डे कितना चाहिए, तो किलो कैलोरी पर डे कितना चाहिए होगा, ठीक। 4 ऑप्शन उसने आपको दे दिए, ऑप्शन लिखे उसने। पहला ऑप्शन वही लिखा जाएगा जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है या गलती करने के लिए मजबूर कर सकता है। पहला ऑप्शन उसने लिखा 2850, दूसरा ऑप्शन उसने लिखा 35, दूसरा ऑप्शन उसने लिखा 3490, तीसरा ऑप्शन उसने लिखा 2730, और चौथा ऑप्शन उसने लिखा 3200 किलो कैलोरीज। एक हैवी वर्कर है, फीमेल है, वैसा ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में उसने कंडीशन रख दी है कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट। तो इतना तो हम समझते ही हैं कि साहब प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है, इतना तो हम समझते ही हैं कि प्रेगनेंसी बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन मानी जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन मानी जाती है। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या हम बढ़ा देते हैं, ठीक। अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा दिए जाएंगे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएंगी। तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट तो नहीं है, कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट तो नहीं है, इतना हम समझ रहे हैं आराम से। क्योंकि जो फर्स्ट हुआ करता था वो तो था हैवी वर्कर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट, तो पहला तो इसका हो नहीं सकता। दूसरा जो दिया गया है वो है साहब हैवी वर्कर मेल, दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा इसने दिया है साहब मॉडरेट वर्कर मेल, तीसरा भी नहीं हो सकता। तो अगर आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करते तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता। अगर आपको इस क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से करते तो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता आराम से, ठीक। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इसके लिए हमें एक स्लाइड शेयर कर लेनी चाहिए। वो कह रहे साहब एक स्लाइड हमें दिमाग में रख के जानी है, वहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक स्लाइड अपने को दिमाग में रख के जानी है। वो कह रहे साहब जो नॉर्मल फीमेल है उससे तो नो डाउट उससे ज़्यादा चाहिए होता है प्रेग्नेंट फीमेल को, उससे ज़्यादा चाहिए होता है प्रेग्नेंट फीमेल को, नॉर्मल फीमेल से ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है प्रेग्नेंट फीमेल। अगर आप बात करोगे लैक्टेशन की, तो लैक्टेशन में एक फेज आती है लैक्टेशन फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक। एक फेज आती है लैक्टेशन लास्ट 6 मंथ्स। ये वो संभावित क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साहब इस लेवल पे कितनी एनर्जी बढ़ा दी जाती है। एनर्जी तो बढ़ेगी, नॉर्मल से ज़्यादा प्रेग्नेंट से ज़्यादा लैक्टेशन फर्स्ट मंथ, उसके बाद हम घटा देते हैं कितनी है कहाँ पर एनर्जी। तो साहब
प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा जो कैलोरीज दी जाती है वो दी जाती है 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा, ठीक, नॉर्मल से। यहाँ आप देते हो 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा, ठीक है, और यहाँ आप देते हो 520 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा। तो नॉर्मल से ज़्यादा प्रेग्नेंट, सबसे ज़्यादा पहले 6 महीने आफ्टर डिलीवरी ऑफ ए चाइल्ड, ठीक। उसके बाद अगर बात करें बाद वाले 6 महीने, तब प्रेगनेंसी से ज़्यादा लेकिन पहले 6 महीने से कम, 520 किलो कैलोरी। तो सब नॉर्मल से ज़्यादा प्रेग्नेंट को क्यों दे रहे हो, ये तो बात हम समझ चुके हैं, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, न्यूट्रिएंट बढ़ाने पड़ेंगे, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी, तो अपने को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 350 किलो कैलोरी। तो कह रहे साहब यहाँ सबसे ज़्यादा क्यों है, तो ये भी आपके दिमाग में आंसर है। पहले 6 महीने सबसे ज़्यादा कैलोरीज क्यों दी जा रही है, उसका भी आंसर आपके दिमाग में है। क्योंकि पहले 6 महीने जो प्रैक्टिस यूज़ की जाती है उसे हम नाम देना पसंद करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक। और जो लास्ट के 6 महीने होते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, तब हम देना पसंद करते हैं 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा है बेसिकली, ठीक। अगर तीनों स्टेज पे अगर आपसे कोई प्रोटीन भी पूछ ले तो बता देना। अगर तीनों स्टेज पे अगर आपसे कोई प्रोटीन भी पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं। पहला, प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाता है 23 ग्राम एक्स्ट्रा, ठीक। लैक्टेशनल लेवल पे दिया जाता है 19 ग्राम एक्स्ट्रा पहले 6 महीने, और लास्ट वाले 6 महीने दिया जाता है 13 ग्राम एक्स्ट्रा। तो जहाँ जहाँ हमने प्लस का साइन है वो सब एक्स्ट्रा नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है वो तो रहेंगी ही रहेंगी। अब वो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी नज़र आएगा आपको। अब वो कह रहा है कि यार बात तो सही है, अगर हमने प्लस का साइन है वो सब एक्स्ट्रा नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है वो तो रहेंगी ही रहेंगी। अब वो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी नज़र आएगा आपको। अब वो कह रहा है कि यार बात तो सही है, अगर बात करें नॉर्मली हैवी वर्कर फीमेल को कितनी चाहिए, तो आंसर कुछ और होगा, ठीक। अगर वही प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, तो आंसर कुछ और होगा, ठीक। और अगर वही प्रेग्नेंट पूछते हैं टोटल कितनी चाहिए, तो आंसर कुछ और होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एग्जाम्स में एक ही टॉपिक को लेके वो एक से ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट कर देता है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, तो हर क्वेश्चन आपको इजी ही नज़र आएगा। जैसे उसने 3 क्वेश्चन जनरेट किए, आपने तीनों को समझा हुआ था। उसने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा नॉर्मली कितना चाहिए होता है हैवी वर्कर फीमेल को, तो अपन बोलेंगे 19, 22, 29। नॉर्मली चाहिए होता है 2850 किलो कैलोरी। बट अगर वही फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, तो अब ध्यान से पढ़ लेना, एग्जामिनर ने क्या लिखा है, एक्स्ट्रा कितनी देनी है। तो एक्स्ट्रा में तो साहब हम बोलेंगे एक्स्ट्रा में मात्र दी जाती है 350 80 पढ़ा रहे एक्स्ट्रा, जाना चाहिए यार फिर। ठीक। और तीसरे में उसने बोला है कि साहब टोटल बताओ, जो टोटल न कितना जाना से दोगे जो हैवी वर्कर लख लेते प्रेग्नेंट यार। फीमेल को। तब हम इसे बोलेंगे साहब टोटल में क्या दिक्कत है, नॉर्मली कितनी होती है 2850, आपने कितनी शुरू ऐड से कर दी पढ़ता है। 350, टोटल कितनी हो गई 3200 किलो कैलोरी, 3200 किलो कैलोरी। सारी क्लास तो थी इस मेरे तरह के खन से क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको टोटल 3 स्टेजेस पूरा थोड़ी ध्यान रखनी है। पूरी प्रेगनेंसी में बढ़ाते हैं, उससे भी ज़्यादा दी जाती है पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इडी में प्रेगनेंसी से मैं ज़्यादा सुना लेकिन जितने पहले भी 6 महीने क्लास से कम चलाई दी जाती जितनी है लास्ट 6 महीने में 520 सेव कैलोरी। कर रहे हैं बस इतना पढ़ लेना कि वो सीडेंटरी मॉडरेट हैवी नॉर्मली भाई पूछ साहब। रहा है, ठीक है, या फिर वो एक्स्ट्रा कितनी दी जा रही है मैं प्रेगनेंसी के बाद कर ये रहा पूछ रहा है, इसमें या फिर वो तो आपसे मैं टोटल बता पूछ दूँ रहा है। ये थोड़ा आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है वहाँ पर, किस लेवल का क्वेश्चन आंसर वो आपसे यूट्यूब पे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक। प्रोटीन की बात करें, वो कह रहा है यही प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है, यही तो कलाकार थे। प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला साहब प्रेग्नेंट की बात करें, रिकॉर्डिंग फीमेल कर की ली बात करें, मैं। नॉर्मली आप फीमेल के लिए लिखते हो 55 ग्राम, और अभी अभी आपने बोला अब भी हो रही प्रेगनेंसी है, में यह भी एक्स्ट्रा हो रही देना है, है या 23 डाल ग्राम दूंगा थोड़ी देर बाद। एक्स्ट्रा, ये भी पढ़ लेना आप। अगर क्वेश्चन की भाषा आपसे बोल रही है एक्स्ट्रा प्रोटीन कितना देना है, तब आपको लिख के आना है 23 ग्राम। अगर आपसे पूछ रहा है एक्स्ट्रा कितना देना है प्रेग्नेंट फीमेल को, तब बोल के आना है 23। वो कह रहा है नहीं साहब टोटल कितना देना है, टोटल। तब आप बोलोगे कि साहब जो नॉर्मली दिया जाता है 55, उसमें 23 जोड़ दो, तो वो हो जाएगा आपका 78 ग्राम। तो
इस तरीके से एनर्जीज और प्रोटीन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रोटीन में तो इतनी दिक्कत नहीं है, प्रोटीन तो वेट से चलता है। तो जनरली 60 ग्राम होता है मेल के लिए, 55 ग्राम होता है फीमेल के लिए। फीमेल की किसी भी प्रेगनेंसी स्टेज पर अगर बात करोगे तो 23 ग्राम एक्स्ट्रा पहले 6 महीने देता है लैक्टेशन के, तो जोड़ देना आप 19 ग्राम। अगर लास्ट वाले 6 महीने देता है तब आप जोड़ देना 13 ग्राम प्रोटीन को लेकर। और ऊर्जा की बात करें, एनर्जीज की बात करें, तो प्रेगनेंसी में बढ़ानी है 350 किलो कैलोरी। पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा तब होती है 600 किलो कैलोरी, और लास्ट के जो 6 महीने होते हैं तब होती है 520 किलो कैलोरीज। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आगे बढ़ने से पहले इन छोटे छोटे टॉपिक्स को दिमाग में रख जाना, क्योंकि न्यूट्रिएंट ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई है, तो क्वेश्चन तो आएंगे अपने। ठीक, हम चलते हैं न्यूट्रिएंट्स की तरफ। न्यूट्रिएंट्स में बोल रहा है कि साहब आपने अगर बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, अपन शुरुआत करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, शुरुआत करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो क्यों ना सबसे पहले उसे ही पढ़ा जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप ही ने बोला थोड़ी देर पहले, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, और पी फॉर प्राइम इम्पोर्टेंस, और पी फॉर जो नाम है दैट इज प्रोटीन्स, दैट इज प्रोटीन्स। तो जो पहला नाम अब डिस्कस करें, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हम डिस्कस करें, प्रोटीन्स ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऑल ओवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपन जिस न्यूट्रिएंट को देते हैं वो प्रोटीन को ही देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, तो कुछ फंक्शंस इसके देख लेते हैं, कुछ फंक्शंस इसके देख लेते हैं। कुछ तो आप देख चुके हो थोड़ी देर पहले, आप ही ने थोड़ी देर पहले बोला कि साहब बॉडी बिल्डिंग की अगर बात होती है, मसल मास की अगर बात होती है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होती है, तो पहला इम्पोर्टेंट नाम जुबान पे प्रोटीन ही आता है। ठीक, क्योंकि बच्चे से बड़ा, बड़े से अडल्ट से अडल्ट होना, मसल मास का बिल्डअप होना, यही तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ करता है। या फिर अगर अपन बात करें माल न्यूट्रिशन की, माल न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अपन ध्यान ही किस पे दे रहे हैं, प्रोटीन पे दे रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई भी नहीं है। पहला फंक्शन बॉडी बिल्डिंग, मसल मास फॉर्मेशन। दूसरा, दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज़, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज़। हमारे शरीर में जो बेसिकली इंजरीज हुआ करती है, ठीक है, तो जो टिश्यू इंजरीज हुआ करती है उनकी मरम्मत करने का काम तो प्रोटीन ही करता है। ठीक, जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो होता क्या है, कोई भी इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है तो पहले जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप बढ़ाते हो, ठीक है, फिर वो टिश्यूज बनता है। ठीक, तो डैमेज और बिल्डअप, बिल्डअप हावी हो जाता है, तब मसल मास फॉर्मेशन होता है। तीसरा कोई काम हमारे दिमाग में आए, तो बोल रहा है साहब मेन मेन नाम जो आप नाम लेते हो, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, मेन मेन नाम जो आप लेते हो हमारे शरीर में, एंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज, क्लोटिंग फैक्टर्स, क्लोटिंग फैक्टर्स, इनकी नेचर काफ़ी हद तक प्रोटीनियस ही तो हुआ करती है, प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, क्लोटिंग फैक्टर्स की जो नेचर होती है प्रोटीनियस ही हुआ करती है। तो कह रहे साहब अगर आप किसी न्यूट्रिएंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। आपका एग्जाम क्या से ज़्यादा क्यों पे है, क्या तो आप बोलते हो, बट अगर आपके दिमाग में क्यों भी है तो एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। आपने बोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन को ही क्यों बोला जाए, तो कुछ दिमाग में काम होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे आपने बोला बॉडी बिल्डिंग, जैसे आपने बोला रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, जैसे आपने बोला एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन फैक्टर्स, ये प्रोटीनियस ही होते हैं नेचर में, तो इनके बिना बॉडी फिजियोलॉजी बेसिकली काम नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन। और क्या पूछा जा सकता है प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट आप बोलते हैं कि साहब प्रोटीन को एक नाम दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये शब्द, वो कह रहे साहब ऑर्गेनिक का मतलब तो पता है, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक का मतलब हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक का मतलब ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक नेचर का मतलब कार्बन तो है ही है बेसिकली। तो हम बता देते हैं प्रोटीन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, आप एग्जामिनर आपसे क्या सुनना चाहता है वो इम्पोर्टेंट, एग्जामिनर आपसे क्या सुनना चाहता है वो इम्पोर्टेंट। वो कह रहा है साहब प्रोटीन में तो पता नहीं क्या क्या होता है, आपके लिए या एग्जामिनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो शब्द है नाइट्रोजन।
क्या क्वेश्चन आया हुआ है हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि साहब 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन दिमाग में रख लेना। माना जो प्रोटीन्स है वो कॉम्प्लेक्स हुआ करते हैं, ऑर्गेनिक नेचर तो है इनकी, लेकिन प्रोटीन्स का सबसे सिग्निफिकेंट जो मतलब है वो क्या हो सकता है, तो हमारी जुबान पे होना चाहिए। प्रोटीन खाने का मतलब एक तरह से आप ये खा रहे हो कि आप नाइट्रोजन ही खा रहे हो। क्वेश्चन आता है कि साहब 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के बराबर होता है, ये आपको घर से लर्न करके जाना पड़ेगा। 6.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मतलब एग्जामिनर ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है, तो एक तरह से आपकी बॉडी को 6.25 ग्राम नाइट्रोजन की क्वालिटी मिल रही है। ठीक, तो आपको ये वैल्यूज थोड़ा दिमाग में आपको घर से याद करके जाना पड़ेगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक आपसे पूछ सकते हैं कि साहब बॉडी वेट का कितना परसेंट जनरली प्रोटीन होना चाहिए, तो आप बोलेंगे साहब 20%, 20% ऑफ बॉडी वेट, 20% ऑफ बॉडी वेट, ये आप दिमाग में रख जाना। 20% ऑफ बॉडी वेट ऑन एन एवरेज एडल्ट हेल्दी, अगर बात करें इंडिविजुअल की, तो प्रोटीनियस होना चाहिए नेचर बॉडी। एक आपसे पूछते हैं फेमस क्वेश्चन जो लगभग सभी को पता, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब एग्जामिनर बोलता है कि जैसे आपसे पूछते हैं कि ब्रेन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, आप क्या बोलते हो, न्यूरॉन। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि साहब किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, आप बोलते हो नेफ्रॉन। आपसे पूछते हैं आपकी बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो अपन बोलते हैं सेल। मतलब सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, तो अपन बोला करते हैं बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की, तो अपन बोलते हैं सेल। ऐसे बोला, जब प्रोटीन को तोड़ा जाए तो प्रोटीन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होना चाहिए। अधिकतर बच्चों को आंसर पता होता है, नाम हुआ करता है एमिनो एसिड्स, नाम हुआ करता है एमिनो एसिड्स। तो एक तो प्रोटीन का मतलब नाइट्रोजन दिमाग में रखना है। क्वेश्चन 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 6.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन क्वालिटी वाला पूछा गया है। नेक्स्ट, बॉडी वेट का 20% ऑन एन एवरेज आइडियली प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपसे पूछिए सबसे छोटी यूनिट संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन, तब हम समझते हैं इस चीज़ को। सबसे छोटी जो इकाई पूछी जाती है, बोली जाती है, दैट इज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। एमिनो एसिड की बात करें, सब्जी का एक बनाओ। एमिनो एसिड्स पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं अपने लिए। पहला पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछते हैं, ठीक है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि साहब ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिक्वायर्ड टोटल एमिनो एसिड का नंबर कितना होता है। ठीक है, पर डे इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए। ठीक है, तब हम बोलते हैं साहब 20 एमिनो एसिड्स, 20 एमिनो एसिड। एक क्वेश्चन तो अपने से ये पूछा जाता है कि टोटल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, अमीनो एसिड्स को लेकर कितने चाहिए होते हैं, तो अपन बोलते हैं 20। 20 को अपन 2 भागों में बांटना पसंद करते हैं, 20 को अपन 2 भागों में बांटना पसंद करते हैं। एक आप नाम लेते हो असेंशियल, और दूसरा आप नाम लेते हो नॉन एसेंशियल। एक होता है असेंशियल, दूसरा आप नाम लेना पसंद करते हो नॉन एसेंशियल। किसका नाम क्या सोच के रखा गया है, असेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन है। तो आपने बोला साहब जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है प्रोटीन की सबसे छोटी, अमीनो एसिड कैप्सूल भी आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट 20 की हुआ करती है पर डे का। तो बोल रहा है 2 में क्लासीफाई किया गया, असेंशियल और नॉन एसेंशियल, कौन कितने। तो कह साहब असेंशियल को असेंशियल बोला क्यों है वो तो बता दीजिए। बंद कर दे। असेंशियल का मतलब होता है शायद बॉडी में इनका सिंथेसिस बहुत कम या है ही नहीं, ये बॉडी में नहीं बनते हैं। ठीक, तो बॉडी में नहीं बन रहे हैं तो फिर हम कहाँ से लें, तो हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, डाइट पे डिपेंड होना पड़ेगा।
ऐसे अमीनो एसिड्स को हम बोलेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो बॉडी नहीं बना पा रही है उसकी आपको पूर्ति कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो वो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे, इनको बोला असेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या हुआ करता है? असेंशियल के ही डेरिवेटिव, असेंशियल के ही डेरिवेटिव होते हैं नो नॉन एसेंशियल। शांत हो जा लास्ट सीन। ये बॉडी में असेंशियल का मतलब होता है शायद बॉडी में इनका सिंथेसिस बहुत कम या है ही नहीं, ये बॉडी में नहीं बनते हैं। ठीक, तो बॉडी में नहीं बन रहे हैं तो फिर हम कहाँ से लें? तो हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? डाइट पे डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसे अमीनो एसिड्स को हम बोलेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो बॉडी नहीं बना पा रही है उसकी आपको पूर्ति कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो वो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे, पा रहे हैं हमको डाइट से लेने पड़ेंगे। अगर आपने वो एसेंशियल कितने हैं और नॉन एसेंशियल कितने हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो हम बोलेंगे साहब 10 नाम तो हैं असेंशियल, 10 नाम तो है एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 नाम है नॉन एसेंशियल। 10 नाम है एसेंशियल और 10 नाम है नॉन एसेंशियल। 10 के अलावा किसी के दिमाग में अभी कुछ आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना, अभी थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास ठीक है 10 ही ऑप्शन है, बाकी जो ऑप्शन है वो थोड़े से डिफरेंट। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड 10, उसके लिए लिखा जाता है एक मिनोमिल। तो एग्जामिनर बोल रहे हैं साहब अमीनो एसिड्स की अगर अपन बात की तो टोटल अमीनो एसिड्स आपने बोलना चाहे 20 को आपने क्लासीफाई कर दिया दो में, एक हो गया असेंशियल, एक हो गया नॉन एसेंशियल। असेंशियल अभी आप मान के चल रहे हो 10 तो है असेंशियल और 10 है नॉन एसेंशियल। 10 असेंशियल नाम कौन कौन से? इसके लिए एक मिनोमिक हुआ करता है, टीवी, मिल, पत। तो जो ज़रूरी हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, जो हम बाहर से ले रहे हैं, उनके नाम तो एटलीस्ट एग्जामिनर इस पे तो क्वेश्चन बनाएगा। तो 10 नामों के लिए क्या मिनोमिक हो सकता है? तो दैट इज टीवी, मिल, पत। इस मिनोमिक से हम जनरेट करेंगे 10 नाम। बोल रहा है टीवी, मिल, पत, टीवी, मिल, पत, इससे हम जनरेट करेंगे 10 नाम। टीवी, मिल, पत, 10 नाम जो कि हमें रोज से रोजमर्रा राइट में चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे होते। 10 नाम हम लिखे, टीवी, मिल, पत। किसका क्या मतलब हुआ करता है आप समझते हैं, ठीक है। वी का मतलब हुआ करता है वैलिन, एम का मतलब हुआ करता है मीथियोनिन, आई को मतलब हुआ करता है आइसोल्यूसिन, एल का मतलब हुआ करता है ल्यूसिन, दूसरे एल का मतलब हुआ करता है लाइसिन, पी का मतलब हुआ करता है फिनाइल एनिलिन, फिनाइल एनिलिन, ए का मतलब हुआ करता है आर्जिनिन और एच का मतलब हुआ करता है हिस्टिडिन। 10 नामों के क्या क्या अर्थ निकलते हैं उसमें हमने बोला, वी का मतलब वैलिन, एम का मतलब मीथियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, दूसरे एल का मतलब लाइसिन, पी का मतलब फिनाइल एनिलिन, ए का मतलब आर्जिनिन, एच का मतलब हिस्टिडिन। जानबूझ के हमने 2 शब्द छोड़ दिए, ठीक है, जानबूझ के हमने 2 शब्द छोड़ दिए, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आपसे गलती कहाँ करवाई जा सकती है। वो कह रहा है इनको 10 नाम इनके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, और पैरेलल, ठीक है, पैरेलल इनके दिमाग में 3 नाम घूम रहे हैं। एक टायरोसिन, एक नाम हुआ करता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, और एक नाम हुआ करता है ट्रिप्टोफैन, एक नाम हुआ करता है ट्रिप्टोफैन। तो एग्जामिनर बोल रहा है साहब मेरी लिस्ट में 2 नाम है और इनके दिमाग में 3 नाम चल रहे हैं, तो आधे पढ़ते तो स्टूडेंट गलती करेंगे और यही एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अपन पहले ही अलर्ट हो जाते हैं कौन नहीं है, बेसिकली वो पता होना चाहिए। तो साहब जिससे बच के रहना है दैट इज टायरोसिन, दैट इज टायरोसिन। टायरोसिन से बच के रहना है। टायरोसिन असेंशियल की लिस्ट में कहीं नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हम इतनी सारी पढ़ाई कर चुके होते हैं तो हमारे दिमाग में नाम चल रहे होते हैं 2-3, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन,
थ्रियोनिन, ये सारे शब्द हमने बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत जगह पढ़ लिए होते हैं। तो हम बोलेंगे किसका नाम नहीं आना चाहिए, तो वो है टायरोसिन। टायरोसिन इस लिस्ट में कहीं नहीं है, वो बच्चा तो सेफ है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं फिनाइल एलेनाइन ही जन्म देता है टायरोसिन। फिनाइल एलेनाइन ही जन्म देता है टायरोसिन को। तो जो डेराइवेटिव होता है वो हमेशा होता है नॉन एसेंशियल, वो हमेशा होता है नॉन एसेंशियल। टायरोसिन तो साफ साफ नजर आ रहा है, टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल। एसेंशियल तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो खुद ही फिनाइल एलेनाइन से बन रहा है। तो अब कंफ्यूजन नहीं है। अब आप विदाउट कंफ्यूजन साफ साफ बोलोगे कि साहब एक तो है आपका थ्रियोनिन, एक तो है आपका थ्रियोनिन और दूसरा है आपका ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो एग्ज़ाम हार्ड नहीं है एक्चुअली। एग्ज़ाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो ऑप्शंस दिए जाते हैं और वो आपके दिमाग में जो बेसिकली आप कन्फ्यूजन लेके बैठे हो, उसकी वजह से हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। वो कह रहे हैं इनको ये तो पता है टीवी मिल पाता है, इनके दिमाग में ये भी पता है 10 नाम है, लेकिन एक गलती ये कर बैठे, इन्होंने ये कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा टी नहीं नाम लेना है। टायरोसिन का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि टायरोसिन खुद ही किससे बन रहा है, फिनाइलएलानाइन से। तो जो जन्म देता है वो होता है एसेंशियल, और जो जन्म लेता है वो होता है नॉन एसेंशियल। इस एक तो इस क्वेश्चन से अपने को बच के रहना है। कन्फ्यूजन नंबर सेकंड, कन्फ्यूजन नंबर सेकंड है कि आजकल एक और वर्ड चल रहा है, उसका नाम है सेमी असेंशियल एमिनो एसिड। आजकल एक और वर्ड चल रहा है, उसका नाम है सेमी असेंशियल एमिनो एसिड। नया नाम सेमी असेंशियल एमिनो एसिड। होता क्या है पहले समझ लो। सेमी का मतलब सभी लोग समझते हो, सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब हाफ। सेमी का मतलब हाफ। वो कह रहा है आंसर, जो शब्द है वो खुद ही आंसर दे देगा। आजकल एक नया शब्द चल रहा है सेमी एसेंशियल। क्या होता है सेमी एसेंशियल का मतलब शायद आधा, कुछ ऐसी कुछ बात हो रही है। तो कह रहा सब कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं, कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं, अगर आप बात करोगे चाइल्डहुड फेज की, अगर आप बात करोगे चाइल्डहुड फेज की, चाइल्डहुड फेज में वो आपकी बॉडी में नहीं बन रहे। चाइल्डहुड फेज में वो आपकी बॉडी में नहीं बन रहे, तो मजबूरन आपको बच्चों को उसे डाइट में देना पड़ेगा। ठीक। हाँ, अगर बात करें अडोलसेंट या फिर एडल्ट फेज की, तब बॉडी इन्हें बना लेती है, तब बॉडी इन्हें बना लेती है। तो पहले सेमी एसेंशियल का मतलब समझ लीजिए। सेमी एसेंशियल का मतलब है कि लाइफ साइकिल की किसी स्टेज पे तो बॉडी इसे नहीं बना पा रही है, तो आपको डाइट से ही लेना पड़ेगा। लेकिन लाइफ साइकिल की एडवांस स्टेज पे बॉडी इसे बना लेती है, तो आपको डाइट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है साहब जब बॉडी इन्हें नहीं बना पा रही थी तब इनकी कैटेगरी थी नॉन एसेंशियल, लेकिन जब इन्हें बॉडी बनाने लगी तब इनकी कैटेगरी होगी एसेंशियल। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल आधा, कभी आधा टाइम नॉन एसेंशियल, आधा टाइम एसेंशियल। तो बोला इनका नाम ही आपने क्या रख दिया, सेमी एसेंशियल। इनका नाम ही आपने क्या रख दिया, सेमी एसेंशियल। ठीक है, तो जिसको सेमी का मतलब पता है हाफ, उसको रिकॉल हो जाएगा हाफ का मतलब ये। तो यहीं से ही आएंगे आपके दिमाग में दो नाम, यहीं से ही आएंगे आपके दिमाग में दो नाम। कि साहब दो नाम है टोटल, टोटल दो नाम है। ठीक है, टोटल दो नाम है। टोटल दो नाम में अगर आप गौर फरमाओगे, तो जिसने सेमी को समझा हाफ, जिसने सेमी को समझा हाफ, शुरू के दो लेटर उठा लेना, शुरू के दो लेटर उठा लेना, उसी से ही आंसर रिकॉल होंगे। पहला नाम जो दिमाग में आएगा दैट इज हिस्टिडिन, हिस्टिडिन। और दूसरा नाम जो दिमाग में आएगा वो होगा आर्जिनिन, वो होगा आपका आर्जिनिन। तो ये नया कॉन्सेप्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हर चीज़ का आंसर हाफ से निकल जाएगा। हाफ का मतलब 1/2, तो कितने हैं, दो। ठीक है, दो में कौन कौन से नाम है, पहला एच हिस्टिडिन, दूसरा कौन सा नाम है, आर्जिनिन, दो नाम। क्यों बोला सेमी एसेंशियल, क्योंकि चाइल्डहुड फेज में बेसिकली बॉडी नहीं बना पाती, डाइट देना पड़ता है बच्चों को, बट एडवांस एड में बॉडी बना लेती है, तो डाइट से लेने की जरूरत नहीं होती है। दो नाम होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडिन। तो अब क्या करें। ठीक है, आप बोल रहे हो असेंशियल है 10, नॉन एसेंशियल है 10। उधर आप कह रहे हो कि साहब असेंशियल दो नाम है आपके पास, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। तो आर्जिनिन और हिस्टिडिन को कहाँ रखें अपन, असेंशियल में कि सेमी एसेंशियल में कि नॉन एसेंशियल में? ये क्वेश्चन थोड़ा एक कन्फ्यूजन वाला
अपने से पूछे जाते हैं। तो आप बोलना, ठीक है, आपका एग्जाम बोलता है 4 में से सबसे सही है वो बता दो बस। ठीक, अगर आपके पास क्वेश्चन आया टोटल नंबर ऑफ असेंशियल एमिनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ असेंशियल एमिनो एसिड, और आपके पास 10 के अलावा कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं है, आपको टिक करके आना है 10। ठीक, उसने बोला नहीं, वही क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ असेंशियल एमिनो एसिड्स, वही क्वेश्चन, लेकिन अब की बार उसने आपके ऑप्शन में 10 के साथ 8 भी दे दिया, तब आपका दायित्व बनता है 8 को सही करना, तब आपका दायित्व बनता है 8 को सही करना। और तीसरा क्वेश्चन कि साहब सेमी असेंशियल एमिनो एसिड, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें आपके 2 नाम फिक्स हैं जिनको आपने हटाया, पहला आर्जिनिन और दूसरा हिस्टिडिन। तो आपके एग्जाम्स में आप क्वेश्चन की भाषा और ऑप्शंस को बेसिकली आप थोड़ा सा वो करो, वो रिलेट, तो आपको सही आंसर मिलेंगे। अगर आपको 10 के अलावा कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा है, आपको 10 ही करके आना पड़ेगा। अगर आपको 10 के सामने 8 भी मिल रहा है, तब आपको 8 करके आना पड़ेगा। मतलब आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है 2 नाम आप मत कंसिडर करो, क्योंकि जो 2 नाम है आर्जिनिन और हिस्टिडिन, बेसिकली उनको एक नई कैटेगरी में रख दिया गया है, और वो है आपका सेमी असेंशियल एमिनो एसिड। एक तो आप इस कन्फ्यूजन को घर से दूर करके जाना कि 10 नाम में एक तो कौन सा टी नहीं है, टायरोसिन नहीं होता है, क्यों 2 नाम है, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। एक कन्फ्यूजन आपको ये दूर करके जाना है कि अगर 10 के अलावा सूटेबल ऑप्शन नहीं है, 10 ही लिख के आना है, लेकिन 10 के आगे अगर उसने 8 दे दिया है, तब आपको 8 ज़्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस मानी जाएगी, 8 टिक करके आना पड़ेगा। 2 नाम दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जिसे आप बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, एक है आर्जिनिन और दूसरा है हिस्टिडिन। एक तो अमीनो एसिड्स के नंबर को लेके ये कन्फ्यूजन आप घर से ही दूर करके जाना। एक लास्ट कैटेगरी जो बचती है, लास्ट कैटेगरी, एक क्वेश्चन लगभग पक्का होता है लिमिटिंग एमिनो एसिड। लिमिटिंग एमिनो एसिड्स, एक नया जो वर्ड होता है लिमिटिंग एमिनो एसिड, इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस स्लाइड, उन स्लाइड्स को अलग रखो, इस टॉपिक को अलग रखो। एक नया वर्ड आजकल पूछते हैं लिमिटिंग एमिनो एसिड क्या होता है, तो आप बोलना साहब पहले मतलब तो समझ लें, लिमिटिंग का मतलब क्या होता है। तो आप बोलना, ठीक है, जो भी डाइट आप ले रहे हो, जो भी फूड आप खा रहे हो, और उसमें जो एमिनो एसिड एब्सेंट है, वेट समझ लीजिए, मैं सोच रहा हूँ ये खा के कि इसमें फिनाइलएलनिन होगा, लेकिन उसमें फिनाइलएलनिन है ही नहीं बेसिकली, तो उस डाइट के लिए जो एमिनो एसिड है वो बन गया है लिमिटिंग एमिनो एसिड। तो जिस डाइट में जो एमिनो एसिड एब्सेंट होता है, वही बन जाता है बेसिकली लिमिटिंग एमिनो एसिड उस डाइट के लिए। तो एक तो इस शब्द का मतलब आप क्लियर कर लो कि साहब लिमिटिंग एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ करता है। तो आप खा रहे हो ये समझ के कि साहब इसमें मिथ्योनिन होगा, जबकि उसमें मिथ्योनिन नहीं है उस डाइट में, तो वो बन गया उसके लिए लिमिटिंग। हमारे से क्या लिमिटिंग एमिनो एसिड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा मीनोमिक है, ठीक है साहब। आपने बचपन में एक पहेली सुनी होगी, एक पहेली बोला करते थे, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, एक ऐसी कोई पहेली हुआ करती थी। लिमिटिंग एमिनो एसिड के क्वेश्चन इससे टैकल हो जाएंगे। तो कह रहे साहब कुछ भी नहीं, इधर लिखा PCM, PCM, और उधर भी लिखा PCM, इधर लिखा आपने PCM और उधर भी लिखा आपने PCM। तो 3 अक्षर दिमाग में रखने, ठीक है, वर्टिकली भी PCM, पैरासीटामोल मीनोमिक हुआ करता है, पैरासीटामोल के नाम से याद रह जाएंगे। वर्टिकली भी PCM और हॉरिजॉन्टली भी अपन बोलेंगे PCM। इससे लिमिटिंग के लगभग सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे। वो कह रहा है अगर आप बात करोगे खाद्य पदार्थों की, अगर आप बात करोगे खाद्य पदार्थों की, मेन खाद्य पदार्थ कौन से यूज़ हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हम बोलते हैं साहब मेन खाद्य पदार्थ में जो पहला नाम आता है वो आता है पल्सेस, पल्सेस। दूसरा नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है सीरियल्स, सीरियल्स। और तीसरा नाम जो एग्जामिनर के
एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यह जो खाद्य पदार्थ यूज हो रहा है इंडिया में, ठीक है, तो वो आता है मेज। तो वर्टिकली जो पीसीएम लिखे गए हैं ये तो वो खाद्य पदार्थ है जिन पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। या तो क्वेश्चन दालों का होगा, पल्सेस का, या फिर सीरियल्स का होगा, अनाज का, या फिर होगा मक्का का। ठीक, अब वो पूछेगा किस में क्या नहीं है ये बता दो, किस में क्या नहीं है, वही लिमिटिंग बन जाएगा उसके लिए। तो आप बोलना साहब पल्सेस के लिए तो मिनोमिक पीसीएम हो ही गया, बाकी दो के लिए मिनोमिक हुआ करता है एलटी। एलटी एलटी आप लैब टेक्नीशियन के हिसाब से चाहो तो दिमाग में रख सकते हो। लैब टेक्नीशियन के हिसाब से आप चाहो तो दिमाग में रख सकते हो। मतलब 3 खाद्य पदार्थ हैं और उनमें कौन से अमीनो एसिड नहीं पाए जाते, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की भाषा ये बन के आएगी कि विच इज द लिमिटिंग अमीनो एसिड इन पल्सेस, सीरियल्स या फिर मेज। तो हम देख लेते हैं। मिनोमिक बोल रहा है साहब दालों में 2 एमिनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। दालों में 2 एमिनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। पहले का नाम है सिस्टीन और दूसरे का नाम है मीथियोनिन। दूसरे का नाम है मीथियोनिन। दालों में 2 एमिनो एसिड नहीं पाए जाते, सिस्टीन और मीथियोनिन, लिमिटिंग होता है। बात करें सीरियल्स और मेज की। सीरियल्स और मेज में एल का मतलब तो सेम ही है, लाइसिन। एल का मतलब तो सेम ही है, लाइसिन। अनाज में भी लाइसिन नहीं होता है और मक्का में भी लाइसिन नहीं पाया जाता। अब बचे टी, 2 टी। अब बच गए टी, 2 टी बच गए। यहाँ कन्फ्यूज़न होगा अपने को 2 टी में। 2 टी में किसका नाम नहीं लेना है ये तो हम पहले ही समझ गए। ठीक है, किसका नाम नहीं लेना है ये तुमको मालूम है। टायरोसिन का नाम तो लेना ही नहीं, ठीक, क्योंकि टायरोसिन होना एसेंशियल हुआ करता है और टायरोसिन का कहीं भी ज़्यादा नाम नहीं है। वो कह रहा है अब बच गए 2 टी, तो 2 टी में या तो थ्रियोनिन है या ट्रिप्टोफैन है। अब सीरियल्स में क्या था और मक्का में क्या था, ये एग्जाम में थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज कर देता है। तो अपन थोड़ा सा कुछ ऐसा कंसेप्ट बना लेते हैं कि अपने को वहाँ याद आ जाए कि किस में तो है थ्रियोनिन और किस में है ट्रिप्टोफैन। ठीक, वो कह रहे हैं इसके लिए ऐसा कर लो आप। ठीक, हम सभी लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी सबको आती है। वो कह रहे हैं साहब मेज को हिंदी में लिख लिए मेज, थोड़ा सा कन्वर्ट करो, एक मात्रा इधर की जगह उधर कर दो, मेज से बन गया मजे। मजे जनरली हम कहाँ प्लान करते हैं, किसी ट्रिप। वो कह रहे हैं साहब एक तो याद आ सकता है, 2 में से एक तो याद आ सकता है। तो जब 2 में से एक याद आ गया तो दूसरा तो हो ही गया ना। फिर टायरोसिन का नाम लेना नहीं था, बचे 2, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। तो अगर सीरियस और मक्का में से कोई एक याद आ जाए तो काम हो जाएगा। तो बोल रहे साहब एक है मेज, को थोड़ा सा ऐसे दिमाग में कंसेप्ट लो। मेज मतलब मजे, मजे मतलब कहाँ प्लान करते हैं हम लोग मजे करने के लिए, ट्रिप प्लान करते हैं। तो ट्रिप अगर आपके दिमाग में आ गया तो एक आपके दिमाग में आ जाएगा ट्रिप्टोफैन, दूसरा अपने आप जो बच गया दैट इज थ्रियोनिन, दैट इज थ्रियोनिन। तो लिमिटिंग एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, मतलब सीधा सा है, आप दालें खा रहे हो, ठीक है, आप दालें खा रहे हो बट आपको 2 चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सिस्टीन और मीथियोनिन, लिमिटिंग है। आप अनाज खा रहे हो बट आपको 2 चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लाइसिन और थ्रियोनिन। आप मक्का खा रहे हो लेकिन आपको 2 चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आता है कि साहब विच इज़ द लिमिटिंग, विच इज़ द लिमिटिंग इम्यूनो एसिड इन मेज। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि साहब विच इज़ द लिमिटिंग इम्यूनो एसिड इन मेज। पहला आपको लिख के देगा मीथियोनिन, मीथियोनिन एंड सिस्टीन, एंड सिस्टीन। दूसरा आपको लिख के देगा वो थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, एंड टायरोसिन। एक आपको लिख के देगा लाइसिन एंड थ्रियोनिन, एक आपको लिख के देगा लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, एंड ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन सिंपल सा बन के आता है कि साहब सीरियल्स, पल्सेस या मेज किसी भी आ जाएगा, किसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो जिसको मिनोमिक याद है उसके लिए तो 2 मिनट का काम है। आप कहीं भी साइड में मिनोमिक लिख लेना, पीसीएम, इधर भी पीसीएम, इधर एलटी, इधर एलटी। ठीक, पल्सेज में कौन नहीं होता, सिस्टीन और मीथियोनिन। अनाज में क्या नहीं होता, लाइसिन और थ्रियोनिन। मक्के में क्या नहीं होता, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ये मिनोमिक आपने बना ही लिया था।
कि साहब मेज, मेज से मजे, मजे से ट्रिप, और ट्रिप से आपके दिमाग में आ गया था ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन तो क्या साहब जो पहला ऑप्शन दिया गया है बेसिकली वो तो पल्सेस का है, वो तो पल्सेस का है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो तो सीरियल्स का है, सीरियल्स का। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर बच गया है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, वो हो गया मक्के का, मक्के का। इस तरीके से अमीनो एसिड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनको थोड़ा सा फिल्टर करके जाना, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे इनसे बन जाए। 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, वापस मिलते हैं। थैंक यू।